लंबी उम्र जीने के दो ही तरीके हैं। पहला शरीर को जान लो और दूसरा भोजन को पहचान लो। शरीर को आप जानने के लिए डी फार्म में एचएपी सब्जेक्ट यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ें और भोजन को जानने के लिए सोशल फार्मेसी को पढ़ें। आज मैं आप सभी को भोजन से संबंधित टॉपिक चैप्टर 3 न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से विभिन्न खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व एवं उसमें मात्रा, जिसे इंग्लिश में न्यूट्रिटिव एंड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वेरियस फूड कहते हैं, उसके बारे में समझाऊंगा। शुरुआत करते हैं इसके क्लासिफिकेशन से। न्यूट्रिशंस वैल्यू यानी कि खाद्य पदार्थों के पोषक के आधार पर भोजन को 11 भागों में बांटा गया है। आइए हम सबके बारे में बारी बारी से जानते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है सेरल एंड मिलेट्स यानी कि अनाज और मोटे अनाज। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 100 ग्राम अनाज से 350 ग्राम कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अनाज में गेहूं, चावल एवं मक्का आते हैं, वहीं मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा और रागी आते हैं। मोटे अनाज को इंग्लिश में मिलेट्स कहा जाता है। अब बताते हैं आपको चावल के बारे में। चावल में 6 से 9% प्रोटीन होता है और ये विश्व में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला अनाज है। इसमें विटामिन B12 जिसमें कि थायमिन, और इसमें विटामिन A, D और C नहीं पाया जाता है। चावल आहार की अधिकांश ऊर्जा की पूर्ति करता है तथा इसमें कैल्शियम और आयरन की मात्रा बहुत कम होती है। उसके बाद बात करते हैं वीट के बारे में, जिसे हिंदी में गेहूं कहा जाता है। गेहूं में 9 से 16% प्रोटीन होता है और ये एक एनर्जी का प्रमुख स्रोत है। चावल के बाद गेहूं भारत में प्रमुख भोजन है और उसके बाद ये हाथ से पिसे हुए गेहूं के आटे का तैयार किया जाता है और इसे अंकुरित गेहूं भी अधिक उपयोगी और पौष्टिक होता है, जिसे प्रायः दलिया के रूप में भोजन में प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद मक्का है। मक्का में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की कम मात्रा होती है, और लेकिन मक्के के सेवन से और इस कॉर्नफ्लेक्स के रूप में और कस्टर्ड के रूप में भी इसे लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं मिलेट्स यानी मोटे अनाज की, जिसमें कि बाजरा और अन्य जैसे कि ज्वार, बाजरा और रागी शामिल होते हैं। इसमें 9 से 14% तथा 10 से 14% के बीच प्रोटीन होता है और ये जो है मोटे अनाज कैल्शियम का मुख्य स्रोत माने जाते हैं। इसके अलावा बहुत प्रकार के जो न्यूट्रिशंस हैं यानी कि पोषक तत्व हैं, वो चावल, बाजरा, गेहूं और मक्का में पाए जाते हैं। वो टेबल के रूप में इस प्रकार हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं पल्सेस एंड लिग्यूमिन्स यानी दालें और बलियां। भारत में जो दालें पाई जाती हैं और पूरे विश्व में जो दालें पाई जाती हैं उनमें 20 से लेकर 25% तक प्रोटीन होता है। और इंडिया में अधिकतर मूंग, बेसन, अरहर, मसूर, काले चने का दाल का सेवन किया जाता है। इसके अलावा दालों में प्रचुर मात्रा में विटामिन बी पाया जाता है और खनिज लवण पाए जाते हैं, और जो अंकुरित वाले दाल होते हैं उनमें विटामिन सी होता है। उसके अलावा लैथरिस सैटिकस ये अरहर की दाल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। और उसके अलावा सोयाबीन भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है क्योंकि इसमें 40% तक प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा आप ये चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट के माध्यम से बताया गया है कि जो बंगाल ग्राम है, ब्लैक ग्राम है, रेड ग्राम है और सोयाबीन है, उनमें एनर्जी, प्रोटीन, फैट, कैल्शियम, आयरन, थायमिन, रिफोब्लिन, नियासिन और विटामिन सी कितने पाए जाते हैं प्रति 100 ग्राम में। उसके बाद मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ में वेजिटेबल प्रयोग में लाए जाते हैं। वेजिटेबल यानी सब्जियों में खनिज और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जो पत्तेदार सब्जी है, जड़ें और कंद होते हैं, इनमें भी विटामिन और खनिज पूरी मात्रा में पाया जाता है और इनमें वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो पानी में वाटर की कमी नहीं होती है। मटर को छोड़ करके सभी सब्जियों में प्रोटीन और ऊर्जा की कमी होती है, यानी मटर में आपको प्रोटीन और ऊर्जा भी मिल जाएगी। ये एक चार्ट है जिसमें अलग अलग सब्जी जो है, फल वाली पत्तेदार सब्जियां, उनमें विटामिन ए, बी, सी, आयरन और कैल्शियम की मात्रा प्रति 100 ग्राम में दर्शाई गई है। आप इसे यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद आते हैं नट्स एंड ऑयल सीड यानी कि तिलहन। तो इनमें आपको मैं बता दूं कि नट्स विटामिन बी एवं खनिज पदार्थ और खनिज लवण जिसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, इनके ये अच्छे स्रोत हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि सरसों के बीज, पिस्ता, बादाम, अखरोट, नारियल, काजू, मूंगफली, कपास का बीज, सूरजमुखी का बीज, मक्का का बीज आदि ऐसे मेवे हैं जिनसे भोजन पकाने के लिए तेल निकाला जाता है। इसके अलावा जो तिलहन और नट्स हैं, ये वसा के अच्छे स्रोत होते हैं और इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी होती है।
उसके बाद बारी आती है फ्रूट्स की। कहा गया है आयुर्वेद में कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन 85 से 100 ग्राम फल का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि फल एक सेफ्टी फूड है और इनमें विटामिन बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं और साथ ही साथ इसमें मिनरल यानी खनिज पदार्थ एक अच्छा स्रोत है। फलों में ऊर्जा कम मात्रा में होती है, लेकिन केले, आम और अंगूर आदि अगर आप फल लेते हैं तो आपको ऊर्जा भी मिल जाती है। इनमें सेल्यूलोज पाया जाता है, जो कि हमारे बड़ी आंत में क्रमांकुंचन में सहायता करता है, जिससे कि हमारा स्टूल अच्छी तरह से निकल जाता है, जो कि एक वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी के लिए। ये एक चार्ट है जिसमें बताया गया है कि किस किस फ्रूट्स में कितनी कैलोरी ऊर्जा, कैल्शियम, आयरन, कैरोटीन और विटामिन सी पाया जाता है प्रति 100 ग्राम में। वैसे तो मैं एनिमल फूड प्रेफर नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि एनिमल फूड जो है इनमें पर्याप्त मात्रा में वसा पाया जाता है, क्योंकि इसमें 10 से 20% वसा होता है। साथ ही इनमें खनिज, लवण और विटामिन बी शामिल है। और अगर आपको एनिमल फूड खाना है तो आप दूध और मछली का सेवन करें, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि मछली में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं होता है, जो कि फैट आपके शरीर में होने नहीं देगा। इसके अलावा आपका ये मछली में प्रोटीन और एमिनो एसिड होते हैं, साथ ही अनसैचुरेटेड फैट और विटामिन ए डी होते हैं, जो कि एक अच्छा स्रोत है हमारे बॉडी के लिए। इसके अलावा अगर आप मांस का सेवन करते हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में एमिनो एसिड प्राप्त होता है और मांस में 15 से 20% तक प्रोटीन पाया जाता है। इनके अलावा अगर आप अंडे का सेवन करते हैं तो आपको 9 इसेंशियल एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अंडे में जिंक होता है, तो अंडे का सेवन आप कर सकते हैं अगर आपको शरीर में जिंक की कमी है और आपको प्रोटीन की आवश्यकता है। ये चार्ट आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तीन जो एनिमल फूड है, मीट, फिश और एग में प्रोटीन, फैट और मिनरल्स प्रति 100 ग्राम में कितने कितने प्राप्त होते हैं। उसके बाद फैट्स एंड ऑयल है, शुगर एंड जैगरी है और कॉन्डिमेंट एंड स्पीसीज स्पाइस है। तो फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, जो नट्स में पाया जाता है। तो इसमें मूंगफली, सरसों एवं सोयाबीन का तेल जो उपयोग में लाया जाता है, ये पहले वाले आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैं बात करूं शुगर और जैगरी के बारे में, तो शुगर को हिंदी में शक्कर कहा जाता है और गुड़ में कार्बोहाइड्रेट, यानी दोनों में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होते हैं। शुगर की जगह मीठापन के लिए गुड़ का सेवन करना ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि गुड़ नेचुरल सोर्स से प्राप्त किया हुआ चीज़ है और शुगर में सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट ही प्राप्त होगा, किसी तरह का खनिज लवण प्राप्त नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आप मीठापन के लिए चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो उसे कम कर दें, उसके जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। और उसके बाद बारी आती है स्पीसीज की। अचार खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इनमें गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि पाचन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अचार वैसा आप उपयोग करें जिनमें मसाले कम हो। इसके अलावा ये स्वाद, रंग, गंध अथवा मतलब भोजन में ये चटकीलापन लाते हैं। इससे भोजन की भूख और अवशोषण में वृद्धि होती है। इलायची, अदरक, इमली, लौंग, केसर, लहसुन, हींग, दालचीनी, सरसों, जायफल, मेथी आदि मसाले हैं जो भोजन के स्वाद को बढ़ा देते हैं। और अंत में है मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट यानी मिल्क और मिल्क से बने हुए उत्पाद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दूध में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ और विटामिन सब पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कंप्लीट फूड कहा जाता है। आप ये चार्ट देख सकते हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि दूध में कितने प्रकार के पोषक तत्व हैं और 100 ग्राम दूध अगर आप लेते हैं तो उनमें आपको क्या क्या प्राप्त होता है। और यहाँ ये भी दिखाया गया है कि भैंस, गाय, बकरी और ह्यूमन, ये सारे दूध में किस किस में ज़्यादा मात्रा में फैट, प्रोटीन, लैक्टोज, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, मिनरल्स, वाटर और एनर्जी कितनी मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।